Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ शिशुपालगढ़। तो जो आपका एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी है शिशुपालगढ़ का, इसके बारे में हम जानेंगे। Land grabbers damage a portion of the wall of the fortified ancient city of Shishupalgarh, a majestic archaeological heritage that has survived over 2600 years on the outskirts of भुवनेश्वर। ये कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो जो आपका लैंड ग्रेबर है उन्होंने डैमेज कर दिया है जो एक पोर्शन था वॉल फोर्टिफाइड एंशियंट सिटी शिशुपालगढ़ का, जो कि आपका एक मैजेस्टिक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज भी है जो कि सर्वाइव किया आपका 2600 ईयर से। ये आपका कहाँ पे है? तो आउटस्कर्ट में भुवनेश्वर में। शिशुपालगढ़ के बारे में हम जान ले। शिशुपालगढ़ believed to have been built around 7 to 6 century BCE, served as capital of Kalinga kingdom and was an important center of trade and commerce during ancient time। जो शिशुपालगढ़ है आपका, ये माना जाता है कि इसको बिल्ड किया गया था 7th या 6th सेंचुरी BCE के दौरान। ये जो है सर्व कर रहा था कैपिटल के तौर पे कलिंग किंगडम का, और एक ये इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी एंशियंट टाइम पे। The urban center had an area of 1.2 km by 1 km and it was surrounded by a moat, a deep white trench around the wall of castle or fortress that is usually filled with water। और जो अर्बन सेंटर था जिसका एरिया आपका 1.2 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का था, ये आपका सराउंडेड है मोट से, जो कि आपका एक डीप व्हाइट ट्रेंच है वॉल के पास कैसल और फोर्ट्रेस के, जिसको यूजुअली फिल्ड किया जाता है वाटर से। ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था सिटी का, ये काफी यूनिक था। जो फोर्टिफिकेशन था इसको कैरी किया गया था 4th से 3rd सेंचुरी BCE के दौरान, जब किंग खारवेल जो थे उन्होंने रिपेयर किया था सिटी को 2100 ईयर्स अगो। ये जो एक्सकवेशन है शिशुपालगढ़ साइट का, ये पहली बार किया गया था कब? 1948 में, जब डिक्लेयर किया गया था इसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तौर पे, जो प्रोविजन है आपका एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्टर प्राइज 2023। तो जो पोर्टर प्राइज है 2023 का किस मिनिस्ट्री को मिला और किनको मिला, ये इंपॉर्टेंट है, जानेंगे। द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैज रिसीव्ड द पोर्टर प्राइज 2023। तो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है, उनको दिया गया है पोर्टर प्राइज 2023 का। इट रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग कोविड-19। ये रिकॉग्नाइज करता है जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है मैनेज करने के लिए कोविड-19 को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, स्पेशली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आशा वर्कर इन द इंडस्ट्री टू क्रिएट पीपीई किट। जो इन्वॉल्वमेंट है वेरियस स्टेक होल्डर का, स्पेशली जो इन्वॉल्वमेंट था आशा वर्कर का इंडस्ट्री में, ताकि क्रिएट किया जा सके पीपीई किट को। इट वॉज ऑल्सो नोटेड द आइडिया ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एंड द स्किल दैट इंडिया अचीव वाज ट्रेमेंडस। और ये नोट किया गया है कि जो आइडिया था वैक्सीन डेवलपमेंट का और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और जो स्केल था जो लार्ज नंबर में भारत ने किया है, ये ट्रेमेंडस है, तारीफ के काबिल है। पोर्टर प्राइज के बारे में हम जान ले। पोर्टर प्राइज इज नेम आफ्टर अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट माइकल ई पोर्टर। जो पोर्टर प्राइज है ये आपका जो अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट है माइकल ई पोर्टर, उनके नाम पर रखा गया था। ही हैज ब्रॉट इकोनॉमिक थ्योरी एंड स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट टू बियर ऑन मेनी ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम faced by corporation, economies and society, including market competition and company strategy, economic development और environment health care। उन्होंने लाया था इकोनॉमिक थ्योरी को और स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट को, जो कि बियर करता है बहुत सारे मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम को जिसको फेस किया जाता है कॉर्पोरेशन, इकोनॉमी या सोसाइटी के द्वारा, जिसमें मार्केट कंपटीशन, कंपनी स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हेल्थ केयर भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्टिट्यूशन ऑफ ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल, GPLC। PIB की मुझे इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसके बारे में। As a part of Ken-Betwa link project in the drought-prone Bundelkhand region, a comprehensive integrated landscape management plan has been prepared for the conservation of wildlife and biodiversity in the Panna Tiger Reserve and surrounding area। जो आपका पार्ट है केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का, जो कि आपका ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन पर पड़ेगा, एक कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान को तैयार किया गया है ताकि कंजर्व किया जा सके वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके सराउंडिंग एरिया का। To ensure the implementation of the landscape plan, Greater Panna Landscape Council has been constituted। और इंश्योर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को लैंडस्केप प्लान का ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है GPLC का? बेटर हैबिटेट मैनेजमेंट स्पेशली फॉर द फ्लैगशिप स्पीसीज टाइगर, वल्चर एंड घड़ियाल इन द लैंडस्केप। यानी बेटर हैबिटेट मैनेजमेंट होना चाहिए स्पेशली फ्लैगशिप स्पीसीज के लिए, जैसे कि टाइगर हो गया, वल्चर हो गया, घड़ियाल हो गया इस लैंडस्केप में। कंसोलिडेट द लैंडस्केप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कंसोलिडेट करना है लैंडस्केप को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। प्रोवाइड स्पीसीज स्पेसिफिक एंड साइट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी। प्रोवाइड करना है स्पीसीज स्पेसिफिक और साइट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी को। व्हाट इज इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट? ये इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट होता क्या है?
It is a government strategy that attempt to reconcile the need of people and the environment and establish more sustainable and equitable multifunctional landscape, sustainable agriculture production, the delivery of ecosystem service, culture, heritage and value and rural livelihood. ये आपका गवर्नेंस स्ट्रेटेजी है जो कि कोशिश करता है रिकॉन्साइल करने का जो आवश्यकता है पीपल और एनवायरमेंट का, और ये स्टैब्लिश करता है मोर सस्टेनेबल और इक्विटेबल मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है जिसमें डिलीवरी इकोसिस्टम सर्विस का, कल्चर हेरिटेज वैल्यू का, रूरल लाइवलीहुड का होता है। ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। जो ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल की बात कही गई है, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे कैन बेटवा को लिंक किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ के लिए आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल जो है इसको बनाया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन को ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान का, ताकि कंजर्व किया जा सके वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके सराउंडिंग एरिया पे। ये आप देख सकते हैं, ये आपका केन बेटवा लिंक रिवर है, झांसी से लेके आपका ये पन्ना टाइगर रिजर्व तक जा रहा है जो कि लिंक करेगा एमपी के। Landscape approach of conservation consider the interconnectedness of natural and social system within a given landscape to achieve sustainable conservation outcome। और जो लैंडस्केप अप्रोच है कंजर्वेशन को लेके इंटरकनेक्टेड नेचुरल और सोशल सिस्टम का गिवन लैंडस्केप का वो अचीव करेगा सस्टेनेबल कंजर्वेशन आउटकम को। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट एम टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर इन मध्य प्रदेश टू बेटवा इन उत्तर प्रदेश टू इरिगेट द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। और जो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है आपका, इसका मकसद है ट्रांसफर करना जो सरप्लस वाटर है केन रिवर का मध्य प्रदेश का बेटवा रिवर में उत्तर प्रदेश के, ताकि इरिगेट किया जा सके ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन को। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी हम जान ले। Formed in 1981, the Tiger Reserve has been designated a biosphere reserve in 2011 and included in the World Network of Biosphere Reserve, third such reserve from Madhya Pradesh after Panchmari and Amarkantak। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है आपका, ये इसको बनाया गया था 1981 में। ये जो टाइगर रिजर्व है इसको डेजिग्नेट किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे 2011 पे, और ये इंक्लूड करता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। ये तीसरा ऐसा रिजर्व है मध्य प्रदेश का, और दो कौन कौन है तो पंचमरी और अमरकंटक। तो ये आपको तीनों मेमोराइज होना चाहिए किस स्टेट में है। ये आपका सिचुएटेड है विंडियन हिल्स के पास, जहां पे आपका कॉन्फ्लुएंस करता है डेक्कन पेनिनसुला, अपर गंगेटिक प्लेन और सेमी एरिड गुजरात राजपुताना एरिया। ये रिफ्लेक्ट करता है जो इन्फ्लुएंस है तीनों बायोजियोग्राफिकल रीजन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्ट पीडीएस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट यूटीज। तो स्मार्ट पीडीएस को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है सारे स्टेट और यूटी पे। तो ये है क्या, इसका कंपोनेंट क्या, हम सब कुछ समझेंगे डिटेल में। द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरी टू मेक एफर्ट टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट पीडीएस एज द अर्लिएस्ट। गवर्नमेंट ने कहा है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो एफर्ट ले ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके स्मार्ट पीडीएस को जितना जल्दी हो सके। व्हाट इज स्मार्ट पीडीएस? ये स्मार्ट पीडीएस है क्या? Smart PDS aims to leverage technology to reduce human intervention and promote automation in the PDS supply chain, thereby ensuring timely and targeted delivery of food grains to the beneficiary. The system involves real-time tracking of food grains from the procurement stage to the distribution stage, enabling authority to monitor and address any issue or bottlenecks in the supply chain। और स्मार्ट पीडीएस का मकसद है लिवरेज करना टेक्नोलॉजी को ताकि रिड्यूस किया जा सके ह्यूमन इंटरवेंशन को और प्रमोट किया जा सके ऑटोमेशन को पीडीएस सप्लाई चेन पे, ताकि ये इंश्योर हो टाइमली और टारगेटेड डिलीवरी हो सके फूड ग्रेन्स का बेनिफिशियरी तक। ये जो सिस्टम है ये इन्वॉल्व करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग को फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट स्टेज से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज तक, और इनेबल करेगा अथॉरिटी को कि वो मॉनिटर करे और एड्रेस करे अगर कोई प्रॉब्लम या बॉटलनेक्स होता है सप्लाई चेन में। तो इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो स्मार्ट राशन कार्ड हो गया, fingerprint template, beneficiary fingerprint template is recorded in the smart card which record all transaction। जो फिंगरप्रिंट टेम्पलेट है जहां पे बेनिफिशियरी का फिंगरप्रिंट टेम्पलेट को रिकॉर्ड किया जाएगा इन स्मार्ट राशन कार्ड पर, जो कि रिकॉर्ड करेगा सारे ट्रांजेक्शन को। अदर फीचर जो इसका फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट पीटीएस क्या है? द स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन जो है इसका कहां पे हो चुका है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इंट्रोड्यूस ए ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम एंड रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड प्रमोट ऑटोमेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। कि इंट्रोड्यूस किया जाए एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम को, रिड्यूस किया जाए ह्यूमन इंटरवेंशन को और प्रमोट किया जा सके ऑटोमेशन को एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो जो आपका इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। कर्नाटक एंड गुजरात हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट अडॉप्टिंग क्लीनर ग्रीनर एनर्जी, वेयर स्टेट लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल एंड यूपी लैग्ड बिहाइंड इन द ट्रांजिशन एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट।
तो जो आपका रिसेंट रिपोर्ट है इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इसके अनुसार जो कर्नाटक और गुजरात है ये टॉप कर रहा है लिस्ट में इंडियन स्टेट का, जिन्होंने अडॉप्ट किया है क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन को। टॉप कौन सा स्टेट कर रहा है? कर्नाटक और गुजरात, मेमोराइज होना चाहिए। जबकि लैग कौन सा स्टेट कर रहा है? तो बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी जो है वो लैग कर रहा है इसमें। इस रिपोर्ट के बारे में हम जान लें। द रिपोर्ट प्रोवाइड प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। ये जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड करता है जो प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस है इंडियन स्टेट का अलग अलग एस्पेक्ट पे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन के लिए। द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा। तो किसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन? ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन है क्या? इट रिफर टू द शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल बेस्ड पावर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टू रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर। जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन है ये रिफर करता है कि शिफ्ट किया जाए फॉसिल बेस्ड पावर प्रोडक्शन से, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर, जैसे कि विंड और सोलर की ओर। जो 4 पैरामीटर है जिसको कंसीडर किया गया रैंकिंग के लिए, तो डिकार्बोनाइजेशन, इवेलुएट स्टेट प्रिपेयर्डनेस टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल बेस्ड पावर टू रिन्यूएबल। जो डिकार्बोनाइजेशन ये पहला पैरामीटर है जिसमें इवेलुएट किया जा रहा है स्टेट को, जो उनका तैयारी है ताकि वो शिफ्ट कर सके फॉसिल बेस्ड पावर से रिन्यूएबल की ओर। परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम, जो परफॉर्मेंस है पावर सिस्टम का, यानी जो डिस्कॉम का परफॉर्मेंस रेटिंग आउटस्टैंडिंग लोन है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। रेडीनेस ऑफ पावर इकोसिस्टम, कि कहां तक तैयारी है पावर इकोसिस्टम का, जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग हो गया, फीडर सेग्रीगेशन हो गया। पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो पॉलिसी और पॉलिटिकल कमिटमेंट है ये चौथा पैरामीटर है जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी, बैटरी पॉलिसी सब आ जाता है। IEEFA, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में भी हम जान लें क्योंकि ये इसको रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एग्जामिन करता है जो इश्यू है जो कि रिलेटेड है एनर्जी मार्केट से, उसके ट्रेंड से और पॉलिसी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियन एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, एटी। तो हम जानेंगे एशियन एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव के बारे में। जापान विल सपोर्ट इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन बाय इंक्लूडिंग इंडिया इन द एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव which supported the association of Southeast Asian nation country toward achieving net zero emission including financial assistance of $10 billion for renewable energy। तो जापान जो है वो मदद करेगा भारत का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, जिसमें कि इंक्लूड किया गया भारत को एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव के लिए, जिसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्री को ताकि वो अचीव कर सके नेट जीरो एमिशन को, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होगा $10 बिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फीचर्स है एटी का। तो सपोर्ट ड्रॉइंग रोडमैप फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ये सपोर्ट करेगा जो रोडमैप होगा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। एशियन वर्जन ऑफ ट्रांजिशन फाइनेंस, ये आपका एशियन वर्जन है ट्रांजिशन फाइनेंस का। $10 बिलियन फाइनेंस सपोर्ट, $10 बिलियन का फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एलएनजी सबके लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट यूटिलाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ $2 ट्रिलियन yen फंड, टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा जो अचीवमेंट होगा $2 ट्रिलियन yen फंड का। ऑफशोर विंड पावर जनरेशन, फ्यूल अमोनिया, हाइड्रोजन, इन सब के ऊपर फोकस होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज शेयरिंग थ्रू एशिया CCUS नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा डिकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी के लिए और नॉलेज शेयर किया जाएगा एशिया CCUS नेटवर्क के साथ। कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा डिकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ जहां पे 1000 पीपल होंगे एशियन कंट्रीज के। वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, और वर्कशॉप और सेमिनार कराया जाएगा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.